आज हम द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ कल हमने भारतेंदु युग के बारे में चर्चा की थी, वहीं आज द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम अपने परीक्षा की दृष्टि से ही तैयारी कर रहे हैं, उसी के अनुसार इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो इनकी शुरुआत यानी समय सीमा कोई भी को हम सिर्फ बात नहीं सकते, अनुमानित लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। तो यहाँ 1900 से लेकर 1918 भी मानी जाती है और 1920 भी मानी जाती है। अलग अलग कई 22 भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मान है उसी के आधार पर मैंने लिखी है। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामय व्यक्तित्व वह हिंदी साहित्य जगत की दिशा व दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा। देखो, किसी युग का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ऐसे तो नहीं पड़ सकता। जैसे हमने देखा था, भारतेंदु जी का नाम पड़ा है क्योंकि उन्होंने हिंदी को नई दिशा शुरुआत दी थी, और वहां जो शुरुआत मिली थी इसको परिपूर्ण करने का कार्य किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने एक मंच दिया कवियों को, लेखकों को, ताकि वो हिंदी को और ज्यादा परिष्कृत कर सके और ज्यादा उसको बढ़ा सके। तो देखिए, इसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, वो नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। आपने भारतेंदु में पढ़ा था, नगेंद्र जी ने ही उसे पुनर्जागरण काल कहा था, लेकिन यहाँ इसका नाम दे दिया जागरण सुधार काल। आपको पता है कि नाम में परिवर्तन होकर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए जागरण सुधार काल के बारे में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या नाम आ गया, ये कहां से आ गया। ये द्विवेदी युग का ही नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत ज्यादा, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सुधार किया गया था, उसी को कहा गया है। भाषा के रूप में भी सुधार किया गया है। अब देखिए, इस युग में सबसे ज्यादा किसी पत्रिका का योगदान है तो है भारतेंदु जी द्वारा संपादित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका। ये सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक मंच था उन कवियों के लिए, उन लेखकों के लिए अपनी बात को लोगों तक प्रस्तुत करने का। अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई है जून 1900 से, और इसका पहले नाम था इंडियन प्रेस। ये पहले काशी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसे काशी से इलाहाबाद लाया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया सरस्वती पत्रिका। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य में सरस्वती पत्रिका क्या योगदान है। तो यहाँ ये थोड़ा बहुत प्रश्न से टच करता हुआ, क्योंकि आपको जितना लिखना होगा उससे संबंधित ये मैटेरियल दिया है। फिर देखिए, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे और इस पत्रिका का संपादन पहले एक संपादक मंडली थी। 5 व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर इस संपादन कर रहे थे, लेकिन फिर 1901 में श्याम सुंदर दास द्वारा इनका स्वतंत्र संपादक बने, वो पहले स्वतंत्र संपादक बने। उसके बाद में 1903 में चिंतामणि घोष के कहने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादक बनते हैं, बनना स्वीकार करते हैं, और इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया था। तो पता होना चाहिए कि सरस्वती का जो पत्रिका है उसके माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये उनकी पृष्ठभूमि है, ये उनकी रणभूमि है, जिसके माध्यम से हिंदी को इतना कह सकते हैं परिष्कृत रूप दिया। आज हम जो खड़ी बोली बोल रहे हैं आपके सामने, वो इन्हीं की देन है। हो सकता है कि अगर ये नहीं होती तो हमारी भाषा कुछ अलग होती। तो यहाँ देखिए, द्विवेदी जी के कारण खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बन पाई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो रीतिकाल था उसमें लगभग 200 सालों तक ब्रज भाषा अपना आधिपत्य जमा चुकी थी। अवधी और ब्रज भाषा में काव्य लिखे जाते थे। उन्होंने देखा कि जो अपनी भाषा है वो क्या है, हिंदी है, तो उस भाषा को योगदान किस प्रकार करें, किस प्रकार से लोगों तक उस भाषा को पहुंचाएं। आपको पता है भारतेंदु युग में
गद्य और पद इनकी भाषा अलग अलग थी। इसमें तो खड़ी बोली चल रही थी, लेकिन पद में अभी तक ब्रज भाषा ही चल रही थी। इन्होंने इन दोनों में ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया और ये कहते 1912 में ये कहते हैं कि जो ब्रजवासी हैं या ब्रज के क्षेत्र हैं वो समझते हैं कि हम इस ब्रज भूमि के हैं, इसलिए हम ब्रज भाषा बोलेंगे, तो उन्हें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो ये मानता है कि मैं आर्यवर्त का हूँ, आर्यवर्त मतलब भारत, जो ये समझता है कि मैं आर्यवर्त का हूँ, उसे तो खड़ी बोली में ही लिखना चाहिए, खड़ी बोली में ही अपनी काव्य को सुचारू रूप से संपादित करना चाहिए। तो इससे लोग बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदी में जो खड़ी बोली है उसको अपने प्रमुख भाषा बनाया। हिंदी को नया परिष्कृत रूप स्वरूप प्रदान किया। कहने का मतलब क्या, हिंदी आयत तो की थी, आपको पता है खड़ी बोली यहाँ मार्कंडेय युग में आ गई थी, तो कहते हैं इसका प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन अभी तक वो रूप जो परिष्कृत रूप था, यानी जो सुधार बाकी था उसमें, वो शुरुआत थी और शुरुआत को उन्होंने एक स्वरूप देकर एक परिष्कृत सुधार करके उसमें जो कमियां थी उस कमियों को निकाला ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सके। देखिए अब हम इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा है द्विवेद युग के प्रमुख कवि। अक्सर पूछा जाता है द्विवेद युग के प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए या द्विवेद युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो जब ये पता होगा तो आप अच्छी तरह उनके बारे में बता सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक, एक सूत्र बनाया है ताकि याद रह सके। लिखा है श्रीनाथ जी अयोध्या में। ट्रिक ऐसा ही हो सकता है, इसीलिए थोड़ा दिमाग को बैठाना होता है। फिर है जगन्नाथ जी गया और मैथिली में भगवान महावीर श्री राम जी गए। तो यहाँ ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि क्या है। श्री से है श्रीधर पाठक, पहला श्री आया और इससे बना है श्रीधर पाठक। दूसरा नाथ है इसे नाथुराम शर्मा शंकर। फिर यहाँ अयोध्या है, इसका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ये नाम कैसे पड़ा, इन्होंने अपना नाम रखा ना, बड़ा ही सोच समझ के। और का मतलब होता है अयोध्या, हरि का मतलब होता है सिंह, इनसे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम रखा। तो याद होना चाहिए अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। जगन्नाथ, तो यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर है। गया से गया प्रसाद शुक्ल सनी है। मैथिली से बात करें तो मैथिली शरण गुप्त है। और भगवान से बात करें तो लाला भगवान दीन है। महावीर से बात करें तो खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके प्रमुख कवियों में साहित्यकार आते हैं। फिर सिया से बात करें तो सिया राम शरण गुप्त है। राम से बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी है। ये इनके प्रमुख साहित्यकार है 10। वैसे बहुत सारे साहित्यकार ऐसे कभी नहीं कहा मैंने, इतने साहित्यकार को वही परिधि है और इस परिधि में काफी सारे साहित्यकार हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों का नाम मैंने लिखने की कोशिश की है। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको ये लिखा जाए कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के या साहित्यकारों के बारे में लिखिए। आपको ये भी कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग के अनुशासनवादी कवि थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में लिखिए। प्रश्न अगर वो घुमा के देगा तब बात है, नहीं तो सीधे देगा, सीधी सी बात है। बाई चांस वो घुमा के देते तो है तो इन्हीं में से जो अनुशासनवादी कवि किन्हें कहा गया। आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने ये पंथ चलाया, द्विवेदी युग चलाया, वो क्या है, बड़े ही अनुशासनवादी थे, आदर्शवादी थे, नियम कायदों पे चलने वाले थे। यानी उस समय जो राष्ट्रीयता सामाजिकता की बातें चल रही थी उसी के मद्देनजर कविता लिखने की बात है। आपको पता होगा निराला की जूही की कली आई थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं छप सकती है। क्यों नहीं छप सकती है? क्योंकि ये अश्लील है। क्योंकि हालांकि इतनी कुछ नहीं थी, वो प्रकृति की बातें कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज हमें देश की आजादी के लिए प्रयत्न करना है, हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी या कोई सामाजिक जो बुराई है उनका विरोध करने वाली कुछ रचनाएं चाहिए। वो अनुशासनवादी कवि कौन कौन है या इनके पथ पर चलने वाले हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त इनके प्रमुख शिष्य में आते हैं। गोपाल कर्ण सिंह, गया प्रसाद सुखसनेई, लोचन प्रसाद पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनमें
लगभग ये सारी है, लेकिन कुछ अलग हो गए थे। कुछ अलग क्या हो गए थे? स्वच्छंदवादी हैं। स्वच्छंदवादी का मतलब जो इन्होंने नियम कायदे बनाए थे उनसे हटकर ये अपनी प्रकृति चित्रण कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इनका प्रकृति चित्रण होगा वो इनके नियमों के अनुरूप होगा। लेकिन यहाँ जो प्रकृति चित्र हुआ है श्रीधर पाठक के द्वारा, मुकुटधर पांडे द्वारा, जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, रामदेश त्रिपाठी, ये प्रमुख स्वच्छंदवादी कवि हैं। स्वच्छंद नाम से पता चलता है जो अपनी मर्जी से विचरण करे, तो वैसे ही अपनी मर्जी से ये अपनी कविता लिखते थे। जबकि ये जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते थे, इन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने रचना लिखी। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका वर्गीकरण है। वर्गीकरण पूछा जा सकता है, तो वर्गीकरण को थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस प्रकार से कौन से कवि रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कैसे थे, को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में उस समय सुधार की जरूरत थी, उन्होंने भापा, स्थिति समझी और तभी ये अनुशासन वाली बात कही, कड़े नियम, आदर्श की बातें, उद्देश्य की बातें उन्होंने कही कि कोई भी रचना बिना उद्देश्य की नहीं लिख सकते आप, उद्देश्य होना चाहिए। और वो समय का सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय सुधार, ये बातें प्रमुख थी। ठीक है, अब हम इनके जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे द्विवेदी की प्रमुख विशेषताओं की। देखो, विशेषताएं भी आ सकती है, प्रवृत्तियां भी आ सकती है, कुछ भी नाम है। आपको थोड़ा सा इन दोनों नामों में कोई से भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है। अब है राष्ट्रीयता। आपको पता है भारतेंदु युग में भी राष्ट्रीयता ही है, यहाँ की राष्ट्रीयता और उसमें राष्ट्रीयता थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ वो खुलकर उनका मेन मकसद ये राष्ट्रीयता है। भारतेंदु युग में भी राज प्रवृत्ति चल रही थी, राज्य है जो राजा के प्रति जो भक्ति होती है, राजभक्ति चल रही थी। लेकिन यहाँ वो राजभक्ति नहीं रही, अब सीधा वो राष्ट्रीय भक्ति में बदल गई थी। नीति और आदर्श की कविता है। सीधी सी बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, आदर्श की बात करते हैं, यही आदर्श पे रहना, नीति की बातें करना, यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो उनकी कविताओं के जो विषय भी है वो नीति की बातें या आदर्श की बातें करना ही था। उपदेशात्मक इनका जो मूल मकसद था, मूल उद्देश्य था, आपको पता ही होना चाहिए, नीति की बातें करना, आदर्श की बातें करना, उपदेश देना। इन उपदेश के माध्यम से लोगों तक ये बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग किन करते मूड बने हुए थे कि क्या करें और क्या ना करें, तो उस समय ऐसी बातें उचित थी। फिर है इतिवृत्तात्मकता। ये क्या है? एक ही टॉपिक को बार बार बताना, यानी एक विषय ले लिया, उस पर बार बार कोई बात कहना, यानी विवरण या वर्णन, बार बार विवरण करना या वर्णन करना, ये इसकी खास बात थी। इस युग की यही बात खास थी कि जिस टॉपिक को ले लिया उसके बारे में अच्छी तरह समझाना। जो भी आप सती प्रथा ले लो, बाल विवाह ले लो, कोई भी जो उस समय की समस्या है उसको पूरी तरह से समझाने के लिए बार बार उसी के बारे में उसी के इर्द गिर्द हर बातों को करना। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, जिस प्रकार राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय समस्याएं थी उस समय, उसी तरह जो समाज में जो हम कह सकते हैं बुराइयां थी, उन बुराइयों को सामने लाना और उनका विरोध करना। जिस प्रकार हम देखेंगे नाथुराम शर्मा है, इन्होंने रचना लिखी है गर्भ रेशे। तो पता होता तो पहले बाल विवाह भी ऐसे होते थे कि गर्भ में ही विवाह करते थे, कहते थे कि तुम्हारी जो लड़की है और मेरा लड़का होगा, चाहे लड़की होगी, हम उनका विवाह करवा देंगे। अब वो विवाह हो, यानी उनके आने से पहले विवाह हो गया। अब जो बच्चा वो जन्म नहीं लेगा या मर गया या उसकी मृत्यु पहले हो गई, तो फिर क्या होगा? वो तो जीवन भर कह सकते हैं विधवा का जीवन झेलेगी। तो ये समस्या, विधवा जो समस्याएं थी, विधवाओं की जो समस्या थी वो उन्हें उभारा गया, बाल विवाह की जो समस्या थी उन्हें उभारा गया। ऐसी बहुत सारी समस्या थी उस समय समाज में, उन समाज की प्रमुख समस्याओं का चित्रण करना। बौद्धिकता का प्राचुर्य, देखो इस युग के जो कवि थे बड़े टैलेंटेड थे, बड़े बुद्धिमानी थे। अब निबंध रचना करने वाले कवि जो लेखक होंगे, निबंधकार होंगे, वैसे थोड़ी, क्योंकि इसमें बुद्धि का, विचार का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। तो जो उस समय प्रमुख समस्याएं थी
उन पर बहुत गहरी बातें लिखना, ये सिर्फ इस युग के कवियों की खास बात थी। हास्य व्यंग्य की कविता, ये टॉपिक कब चला, क्योंकि आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मेन उद्देश्य था आदर्श की बातें करना, नीति की बातें करना, उद्देश्य की बातें करना। फिर भी बहुत सारे जो इस युग में प्रमुख कवि आएंगे, उन्होंने थोड़ा हास्य व्यंग्य के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया। अनुदित कार्य की प्रधानता, अनुदित कार्य क्या होता है, यहाँ जैसे अभी उदाहरण देते हैं सिद्धपाठ, अब वहां कह सकते हैं उस समय जो बांग्ला विषय है, बांग्ला भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इनके जो साहित्य थे, जो ग्रंथ थे, उन्हें हिंदी में खड़ी बोली में इनका अनुवाद करना, इनका प्रमुख कार्य था अनुवाद करना। नहीं कह सकते हैं कि खड़ी बोली को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रमुख ग्रंथ थे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनको उन्होंने खड़ी बोली में अनुदित किया या अनुवाद किया। सीधी सी बात करें अपनी भाषा में तो अनुवाद किया। विषयों की विविधता, विषयों की विविधता का मतलब क्या है कि आज से पहले जो विषय होते थे वो बहुत ही कह सकते हैं संक्षिप्त में होते थे। राजा के आसपास या कह सकते हैं जो समस्याएं प्रमुख थी उन्हीं पे लिखा जाता था। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चिमटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंग तक, बिंदु से लेकर सिंधु तक हर विषय पर कविता लिखो। तो उन्होंने कहा कि जो भी विषय है उन विषयों पर कविता लिखी, ऐसे कोई सा विषय नहीं होना चाहिए जिस पर कविता ना लिखी जाए। तो उन्होंने राजा से लेकर रंग तक, सिंधु से लेकर बिंदु तक, और हम कह सकते हैं कि चिंटी छोटी से छोटी होती है हाथी, उस तक उन्होंने कविता लिखने की बात कही है। फिर बात करते हैं काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूप क्या होते हैं? काव्य रूप में आपको पता है प्रबंध काव्य लिखना, मुक्तक काव्य लिखना, प्रबंध में भी महाकाव्य, खंड काव्य, इस प्रकार के जो काव्य हैं वो इस युग में लिखे गए। एक रूप नहीं था, अनेक रूप थे। प्रबंध काव्य भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे गए, खंड काव्य भी लिखे, तो महाकाव्य भी लिखे गए। फिर बात करें गौरवशाली अतीत का वर्णन, हम पढ़ेंगे इनके जो प्रमुख जो कवि हैं उस समय भारत का जो गौरवशाली इतिहास है। मैं कृष्णगुप्त की बात करूं जो राष्ट्र कवि हैं, इन्होंने भी भारत के जो गौरवशाली अतीत का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कविताओं में किया था। अब यहाँ पर हम इस युग के जो प्रमुख कवि हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। बात करते हैं नाथुराम शर्मा शंकर। इन्होंने नाथुराम शर्मा इस युग के प्रमुख कवियों में से आते। इन्होंने शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंगा रेशम। अभी मैंने आपको बताया कि ये वो रचना थी जिसमें उस समस्या को उभारा गया है बाल विवाह को, जिसमें कहते थे कि पहले बाल विवाह में ऐसा था कि गर्भ में जब बच्चा होता था तब उसका विवाह कर दिया जाता था और कह दिया जाता था कि अगर तुम्हारी पुत्री होगी तो तुम्हारे पुत्र के साथ में मेरा पुत्री का विवाह कर दिया जाता था। और वो जब मान लो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, गर्भ में ही विधवा हो गई, तो उसको जीवन में कितनी समस्या झेलनी पड़ेगी, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। उस समय की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। श्रीधर पाठक की बात करें, जैसे मैंने इसमें बताया है कि अनुदित कार्य, तो इन्होंने जो प्रमुख साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार है गोल्ड स्मिथ, इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। देखिए द डेजर्टेड विलेज, इसका हिंदी में अनुवाद किया उजड़ ग्राम। द ट्रेवलर, इसका हिंदी में ये खड़ी बोली में लिखा है इन्होंने श्राद्ध पथिक। और हर्मिट, इसका हिंदी में अनुवाद के रूप में लिखा एकांतवासी योगी। तो इन्होंने प्रमुख कार्य किया था वो यही किया था। हालांकि प्रकृति पर इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, प्रकृति चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया है। फिर बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो प्रमुख नींव कह सकते हैं शिव की। इन्होंने काव्य कुब्ज, काव्य मंजूषा, काव्य सुमन, ये काव्य नाम से आपको याद करनी है। देखो काव्य कुब्ज, काव्य मंजूषा, काव्य सुमन, तो इस प्रकार से अच्छी तरह याद हो सकता है। काव्य लिखे तो काव्य कुब्ज, काव्य मंजूषा, काव्य सुमन। फिर
कविता कलाप और अबला विलाप, इनका भी तुक बैठता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कविता कलाप, अबला विलाप। फिर उन्होंने जो रचना लिखी वो नागरी तेरी ये दशा और संपत्ति शास्त्र, ये इनकी प्रमुख रचना हुई। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जैसे हमने बात की थी हरि और बहुत मतलब अयोध्या, हरि मतलब तो कह सकते हैं सिंह, तो अयोध्या का सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने लिखी है प्रिय प्रवास वेदई वनवास। तो प्रिय प्रवास वेदई वनवास, पद्य प्रसुन रस कलस, चौखे चौथे चुपते चौपदी। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इनकी रचनाओं को याद करना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल, ये त्रिशूल नाम से भी लिखते थे, और त्रिशूल नाम की जो रचना होती थी वो तो होते थे आपको पता है राष्ट्रीय विचारधारा वाली, और जब स्नेही होता था तब वो थोड़ा सा प्रेम और तो कह सकते हैं अन्य भाषाओं। अब कला में त्रिशूल और त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा राष्ट्रीय मंच, ये तो इनके हम कह सकते हैं जो एक राष्ट्रीय स्वर वाली रचनाएं है। कृषक कविंदन और प्रेम रची थी, ये भी रचना इनकी है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। मेल किशन ग्रुप की बात करें, ये जिन्हें हम राष्ट्रकवि कहते हैं, रंग निभंग, भाट भारती, जयदत्त वध, पंचवटी, झिंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें यशोधरा भी आती है, विष्णुप्रिया भी आती है, साकेत भी आती है। राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये रचनाएं लिखी है। मुकुटधर पांडे की बात करें तो पूजा के फूल, कानन कुसुम, आंसू, ऐसे प्रसाद भी है लेकिन इन्होंने भी लिखी है। जयशंकर जो जगन्नाथ रत्नाकर है, इन्होंने भी जो रचना लिखी है उनमें हरिश्चंद्र, हिंडोला, बिहारी रत्नाकर और उद्धव शतक, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना है। आज हमने भारतेंदु युग के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में हमने जान लिया, भारतेंदु युग भी जान लिया और द्विवेदी युग भी जान लिया। अब हम कल अलग टॉपिक में